हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग केवीएस का पार्ट 2 क्लास पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को केवीएस पीआरटी का क्लास 1 जो है उसमें हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे पीआरटी केवीएस पीआरटी टोटल आप लोग जानते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 180 नंबर का उसमें आपका रिटर्न आता है। तो उस 180 नंबर में 80 नंबर हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट से होता है। और सब्जेक्ट उसमें क्या क्या है, तो सब्जेक्ट उसमें जैसे हो गया आपका इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और ईवीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब मिला करके। और इस पूरे 80 में 20 क्वेश्चन हमारा आता है मैथ का। ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या आता है, मैथ का। तो जैसा कि हम कल वाले वीडियो में आप लोग को मैथ का जो सिलेबस है पूरा, उस सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। और डिस्कस के साथ साथ उसमें 2 पॉइंट है, एक ज्योमेट्री है और एक नंबर से है। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसमें ज्योमेट्री में जो 2 टॉपिक हैं उसमें से एक टॉपिक कल हम यहाँ पे डिस्कस किए थे, जो जिसका नाम है शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो उसके बारे में दोस्तों कल जिक्र किया गया था और बहुत विस्तृत जिक्र किया गया था। तो उसका जो दूसरा सेकंड पॉइंट है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट उसका देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का 2 पॉइंट है इसमें। एक तो आपका हो गया शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, इसको हम कल वाले वीडियो में कवर कर लिए थे और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड अराउंड अस। ठीक है, सॉलिड अराउंड अस। सॉलिड अराउंड अस का मतलब है कि हमारे तरफ जितने ठोस, हमारे चारों तरफ जितने भी ठोस हैं उन सब के बारे में हम जानकारी रखेंगे कि कौन कौन सी ठोस कैसी हैं, उनका नेचर क्या है और कहाँ पे वो यूज किया जाता है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस ज्योमेट्री पार्ट का आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड अराउंड अस। क्या है, सॉलिड अराउंड अस। ठीक दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग त्रिभुज तक पढ़ लिए थे और त्रिभुज के बाद ये जो पहला टॉपिक हम पढ़े थे शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग में हम पहले टॉपिक पढ़े थे, उसमें हम त्रिभुज तक, अर्थात त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कितने तरीके से बांटा जाता है, कोण के आधार पर कितने होते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, तो आज सेकंड वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो सॉलिड अराउंड अस पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे टॉपिक का नाम है सॉलिड अराउंड एस। सॉलिड अराउंड एस का मतलब हमारे चारों तरफ जितने ठोस हैं उन ठोस वस्तुओं को हम किस रूप में देखते हैं और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, इन सब के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो कल हमारा त्रिभुज तक हो गया था और आज इसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुज से। ठीक है, कहाँ से, चतुर्भुज से। ठीक, चतुर्भुज। ठीक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब इसका डिफिनीसन क्या है, तो देखिए इसका डिफिनीसन जो होता है वो है चार रेखाखंडों, चार रेखाखंडों से बनी आकृति, 4 रेखाखंडों से
बनी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, 4 रेखाखंडों से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रेखाखंडों से। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ रेखाखंड, रेखा से नहीं लिखा, यहाँ रेखाखंडों से है। अर्थात अगर यहाँ पे हमारा कोई इस तरह से कोई रेखा है तो इस रेखा का छोटा छोटा जो पार्ट है, इसके जो खंड हैं, उनमें से 4 खंड को उठा करके एक चतुर्भुज, एक आकृति दे दी गई। और जो आकृति दिया गया उसी आकृति का नाम हम क्या कहते हैं यहाँ पे? चतुर्भुज। ठीक है, वो आकृति किसी भी तरीके से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, वो आकृति इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज होता है वो चतुर्भुज किसी रेखाखंड के, किसी 4 रेखाखंडों से निर्मित जो ये आकृति होती है, अर्थात चारों तरफ से बंद करके उसकी जो एक आकृति बनाई जाती है, उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है? जो चतुर्भुज होती है, चतुर्भुज का नेचर क्या होता है? तो पहली बात तो अगर इसको हम ABCD, ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको मार्किंग कर दें तो फिर ये हो जाएगा कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। अर्थात इसके चारों अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है? 360 अंश। ठीक है, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का नेचर यही है कि इसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम 2 चतुर्भुज एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, 2 चतुर्भुज क्या करेंगे? 2 चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और इसी में एक समचतुर्भुज। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं पैरालेलोग्राम। ठीक है, और समचतुर्भुज को क्या कहते हैं? रंबस। ठीक, दिख रहा है इतना? अब देखिए, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इन दोनों में अंतर क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जैसा कि हम यहीं से इसी से समझ जाते हैं कि इसमें लिखा है समांतर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ये देखिए लिखा है समांतर, अर्थात समान अंतर। ठीक है, तो इसको जैसे फिगर से अगर हम समझें तो ये देखिए इस तरह से, ये इसकी आकृति है, ABC और D। ठीक है, दिख रहा है इतना? तो अगर समांतर चतुर्भुज की बात किया जाए तो इसकी जो विपरीत भुजाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। अर्थात कोण भुजा AB किसके बराबर है? भुजा CD के। ठीक है, ये भुजा जो AB है ये CD के समांतर है। ठीक है, और AD जो है वो किसके समांतर है? AD समांतर है BC के। ठीक है दोस्तों, इस समांतर का, ठीक, इस समांतर है। ठीक, और यहाँ देखिए समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, सम मीन्स बराबर, चतुर्भुज मीन्स 4 भुजाओं वाली जो आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर इस तरह से बनाएं, ये देखिए ABC और D। दोस्तों देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारे समांतर चतुर्भुज हैं, इसकी जो भुजाएं होती हैं, ये भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर आमने सामने की भुजाएं, ये देखिए इसके सामने की भुजा इसके समांतर है, इसके सामने की भुजा ये समांतर है। ठीक है,
लेकिन जो समचतुर्भुज होता है वो उसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अगर इस तरह से ना समझ में आए तो जो समचतुर्भुज होता है उसके प्रत्येक भुजा आपस में अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दोस्तों बराबर और समांतर, जैसे देखिए हमें थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं कि जैसे हम समांतर की बात करें, ठीक है, तो समांतर का मतलब है कि जैसे एक रेखा जा रही है और उसी के समांतर समान अंतर, अर्थात इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, समान है। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच में अंतर समान है। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो अंतर अगर समान है तो इसी को कहते हैं समांतर रेखा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बराबर की बात किया जाए, किसकी बात, अगर बराबर की बात किया जाए तो बराबर का मतलब है कि अगर एक रेखा 3 सेंटीमीटर है तो उसके नीचे भी जो रेखा होगी वो भी 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अर्थात एकदम सेम इसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बराबर और समांतर में अंतर है। ठीक है, देखिए इसके कुछ और कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, जैसे इसके भी जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके भी सभी कोणों का योग कितना होता है, 360, और जो समचतुर्भुज होता है उसमें भी सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, ये तो दोनों में कॉमन है, ये डिफरेंस नहीं, ये दोनों में कॉमन है कि ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। इसके पहले हम चतुर्भुज का आप लोग को बताएं, डिफिनीशन बताएं कि चतुर्भुज उसे कहते हैं 4 आकृतियों वाली, 4 आकृतियों से घिरी, ठीक है, 4 रेखाखंडों से घिरी ऐसी आकृति जिसके प्रत्येक कोण का मान सभी कोणों का योग कितना है, 360 अंश है, उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज और ये हो गया समचतुर्भुज। ठीक है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है दोस्तों यही है इसमें कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, ये देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात इसको अगर हम आगे तक बढ़ाते लेके जाएं, ऐसे आगे तक बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर भी देखिए इसके बीच में समान दूरी है। ठीक है, इसके आगे भी बढ़ाते जाएं तो ये समान दूरी पर ही रहेगी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज यही है। और जो समचतुर्भुज होता है इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये प्रत्येक कोण क्या होते हैं, आमने सामने नहीं, इसकी प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं वो सेम होती है, अर्थात अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, दोस्तों अगला पॉइंट है और वर्ग जिसको कहते हैं स्क्वायर, क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग को और आयत को, इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं, इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे। ठीक है, तो वर्ग देखिए ये वर्ग है और ये आयत है, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ ठीक है। ये देखिए वर्ग हो गया ABCD, यहाँ ABC और D। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें बस कॉमन डिफरेंस यही है, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं। तो जो वर्ग होता है इसका सबसे पहला डिफिनीशन, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं, अर्थात अगर एक 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, अर्थात ये जो कोण है, प्रत्येक कोण इसमें कितना है? 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री। और जो थर्ड है, थर्ड इसमें क्या है कि ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD के। ठीक है, विकर्ण BD, अर्थात जो AC विकर्ण है ये BD विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये वर्ग में जैसे सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं देखिए 3-3 सेंटीमीटर बराबर हैं। पहला इसका कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का? 90 डिग्री का होता है। और फिर तीसरा है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आयत में। आयत में क्या है? तो आयत में देखिए, आयत में इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? यहाँ देखिए आमने सामने की भुजा, अर्थात AB बराबर CD। ठीक है, AB और CD भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, उसी तरह से AD बराबर BC, AD बराबर BC। ठीक, AD बराबर BC, ये दोनों। ठीक है, अर्थात अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो AB 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 है तो AB 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या है कि इसके भी विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए, तो देखिए दोस्तों, वर्ग में जो वर्ग है, इस वर्ग और आयत में, ठीक है, इन दोनों में यही कॉमन डिफरेंस है कि जो वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पहला इसका कॉन्सेप्ट है। और दूसरा क्या है कि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। और थर्ड क्या है कि इसके विकर्ण, अर्थात ये जो विकर्ण AC है, विकर्ण BD के बराबर है। क्लियर हुआ इतना? आयत किसे कहते हैं? तो आयत देखिए, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ देखिए AB बराबर CD और AD बराबर BC। तो AB बराबर CD के और AD बराबर BC के। पहला कॉन्सेप्ट हो गया आयत का। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश है और इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश है। अगर दोनों को रिलेट करके हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें समानता पाई जाती है कि ये भी 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का होता है। ठीक है, अब देखिए इसके भी विकर्ण क्या हैं? AC और BD, अर्थात दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। ठीक है, और इसके भी विकर्ण, जो विकर्ण AD है, यहाँ विकर्ण AC, A और C, विकर्ण AC विकर्ण किसके बराबर है? BD के। ठीक है, तो AC और BD ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो चलिए, इसके साथ लेना हो तो ले लीजिए और आगे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो टॉपिक, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसमें एक पॉइंट और है, समलंब। क्या है? समलंब चतुर्भुज। ठीक है,
समलंब चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। दोस्तों ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि सॉलिड अराउंड अस में त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्किल हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इससे रिलेटेड घन हो गया, घनाभ हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो पूरा हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे अछूता नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन को आप टच करके आएंगे, और 20 है तो 20 में आराम से आप 15-16 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे, अगर हमारे हर एक वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हर एक वीडियो आप तक चाहते हैं कि आप तक हर एक वीडियो पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, यह समलंब चतुर्भुज। ठीक, समलंब चतुर्भुज ये देखिए, समलंब चतुर्भुज ABCD। ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में क्या है कि इसकी जो विपरीत भुजाएं होती हैं, ये विपरीत भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, तो इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसमें भुजा AB और भुजा CD ये एक दूसरे के समांतर हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि भुजा AB तथा भुजा क्या है CD आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है, अर्थात ये भुजा AB और यहाँ ये भुजा CD, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं? समांतर हैं। लेकिन जो भुजा AD है ये समांतर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? समांतर नहीं है। किसके? BC के। ये BC के समांतर नहीं है। ठीक है, तो यही जो ट्रेपेजियम में हम देखते हैं कि ट्रेपेजियम में भी इसके प्रत्येक कोण, इसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश का होता है। इसके प्रत्येक कोण 360 अंश के होते हैं, और इसकी खासियत है कि यही इसके दो विपरीत भुजा AB और भुजा CD एक दूसरे से विपरीत हैं, और विपरीत के साथ साथ ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती। दोस्तों समांतर का मतलब यही समझिए कि जैसे अगर ये भुजा हमारा, इसको हम आगे तक बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाते जाएं, और इस भुजा को भी आगे बढ़ाते जाएं, देखिए कहीं ना कहीं कट कर दे रहा है। ठीक है, जबकि समांतर में क्या होता है कि अगर एक रेखा सीधी जा रही है तो दूसरी रेखा उसके सीध में और समान दूरी पर, एक दूसरे से क्या है? समान दूरी पर, एक दूसरे से समान दूरी पर इस तरह से चले कि कितनी भी दूरी आगे तक जाए लेकिन एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो समांतर रेखा यही होती है कि दो रेखाएं जब एक साथ चलती हैं तो एक साथ चलने के दौरान उनके बीच की जो गैप होती है, जो उनके बीच की जो दूरी होती है, वो लास्ट तक उसी तरह से बनी रहे। ठीक है, उसी को समांतर रेखा कहते हैं। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों घन और घनाभ। इन दोनों को हम एक साथ समझते हैं, घन और घनाभ को। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूब कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबाइड कहते हैं। ठीक है, इसको क्यूब कहते हैं, इसको क्यूबाइड कहते हैं। अब घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है? ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों जो घन होता है, घन की जो आकृति हम पहले बना देते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये घन हो गया और घनाभ।
ये देखिए दोस्तों, ये घनाभ है, ठीक है। अब देखिए, देख करके फिगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिख रहा होगा। एक घन है और एक घनाभ है। घन और घनाभ में थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे ये जो घन है, इसके प्रत्येक भुजा अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये लंबाई अगर इसको हम यल मान लेते हैं लंबाई, और इसको चौड़ाई मान लेते हैं, और इसको ऊंचाई मान लेते हैं, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसके तीनों भुजाएं अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट यही है कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। ये सब कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको बस आप फिगर से समझिए। बस फिगर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिगर समझ में आ गया तो बाकी इसका सब निकाल लेंगे आप। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं, रटने वाली चीज़ नहीं है, सब समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, घन हो गया। घन, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, ठीक। ये हो गया। और दूसरा एक क्या है कि ये 3D शेप्स का है। और कल वाले वीडियो में बताए थे 3D शेप्स का होता है, 3D शेप्स का होता है। अब 3D शेप क्या है और 2D शेप क्या है दोस्तों, कल वाली वीडियो में हम 2D शेप और 3D शेप के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो अगर आप लोग हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया आप लोग से गुजारिश है कि हमारे पहले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि 2D और 3D शेप के बारे में हम बहुत डिटेल में उसमें चर्चा किए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया घन की विशेषता हो गई। और घनाभ की विशेषता क्या है, यहाँ देखिए, जो घनाभ होता है, इस घनाभ में इसके आमने सामने अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ जो इसकी लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है, तीनों इसमें अलग अलग होते हैं, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे यही लिखेंगे, इसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग, ठीक होती है, ठीक है। और जो घनाभ होता है ये भी हमारा क्या होता है, 3D शेप्स में होता है, ठीक है, 3D शेप्स में होता है दोस्तों। जो 3D शेप्स का मतलब है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जिक्र किया जाए उसे 3D शेप कहते हैं। और जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई का जिक्र ही किया जाए उसको क्या कहते हैं, 2D शेप कहते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपको दो आकृति इस तरह से दे देगा और पूछेगा कि इसमें फलकों की संख्या कितनी है, कितने फलक हैं। तो दोस्तों, फलक कहते किसे हैं, तो हम समझेंगे कि फलक देखिए, जैसे यही है, आप लोग जो है डाइस देखे होंगे, डाइस, ठीक है, डाइस जिसको पासा कहते हैं, डाइस देखे होंगे। तो डाइस के ऊपर का नीचे का 2 हो गया, और साइड का 2 2 4, और दूसरे साइड का 4 2 6। अगर ये भी ना समझ में आए तो आप अपने कमरे का उदाहरण ले लीजिए। तो आप जैसे अपने कमरे में जब जाएंगे तो कमरे में देखेंगे कि चारों तरफ दीवार है, ठीक है, चारों तरफ क्या है, दीवार है। तो जो चारों दीवार होता है वो एक फलक समझ लीजिए है। तो एक 4 फलक ये हो गया, और एक छत है और एक फर्श है, ठीक है। टोटल मिला के कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। तो उसी तरह से एक घन भी है, इसमें फलकों की संख्या अगर देखा जाए तो फलक कितने होते हैं, फलक 6 होते हैं। और घनाभ में भी फलक कितने होते हैं, 6, ठीक, फलक 6 होते हैं। अब इसी फिगर से अगर हम समझें तो ऊपर का एक, नीचे का 2 3 4, इधर का 5 और इस साइड का 6, ठीक है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें क्या देखेंगे, इसमें एक चीज़ और पूछता है कि इसमें कोने कितने होते हैं। जो घन होता है, घन या घनाभ में कितने कोने होते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोना ऐसे हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8। अर्थात अगर घन और घनाभ को अपने कमरे से आप रिलेट करके देखें तो कमरे का जो छत वाला पोर्शन है उसके चारों हिस्सों को, चारों
हिस्सों में देखेंगे तो एक एक कोना अर्थात 4 कोना ऊपर है, 4 कोना इसके फर्श में है। टोटल मिला करके घन और घनाभ में कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें कोने कितने होते हैं, तो कोने होते हैं 8, ठीक है। और इसमें भी कितने कोने होते हैं, इसमें भी कोने होते हैं 8, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें देखना है कि घन में और घनाभ में किनारे कितने होते हैं, ठीक है। तो किनारे जैसे यहाँ देखिए, ये एक दीवार समझिए आप, इस दीवार में कितने किनारे हो गए, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, 4 किनारे इस साइड में हो गए, 4 किनारे इस साइड में हो गए। ये जो इधर का दीवार है, इस दीवार में कितने किनारे हैं, 4 किनारे। तो 4 इधर 4 उधर, 4 4 8, ठीक है। और एक 9 एक 10 एक 11 और 12, ठीक है। तो टोटल अगर किनारों की बात की जाए कि घनाभ में या घन में किनारे कितने होते हैं, किनारों की संख्या दिख रहा है, किनारों की संख्या हो जाएगा 12, ठीक है। और इसमें भी किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, किनारे हो जाएंगे 12, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम एक घन और घनाभ एक साथ रिलेट करके पढ़ाने का मतलब क्या है कि यही इसमें देखना है कि घन और घनाभ में मैक्सिमम चीज़ें हमको एकदम सेम सेम मिल रही हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये 3D शेप्स का ये भी है, 3D शेप का ये भी है, फलक इसमें 6 होते हैं, इसमें भी फलक 6 होते हैं, इसमें कोने 8 होते हैं, इसमें भी कोने 8 होते हैं, और इसमें किनारों की संख्या 12 है, तो इसमें भी किनारों की संख्या 12 है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो घन होता है, घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। अर्थात अगर एक भुजा लंबाई अगर उसका 5 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये घन हो गया। और घनाभ क्या है, घनाभ बिल्कुल आयताकार होता है, ठीक है। घनाभ बिल्कुल आयताकार होता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसके आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर हो सकती है। अर्थात अगर ये चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, इधर का चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर, लंबाई 3 सेंटीमीटर, उधर भी लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर भी हो सकती है, और तीनों भुजाएं अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, अर्थात भिन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों घन और घनाभ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। दोस्तों अब आ जाइए बेलन। अगला पॉइंट क्या है, बेलन। बेलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। अब बेलन होता क्या है, तो इसका फिगर देखिए, ठीक है। ये देखिए बेलन। दोस्तों जैसे ये मार्कर है, आप लोग मार्कर देख रहे हैं, तो मार्कर भी कहीं ना कहीं ये बेलनाकार ही है, ठीक है, देख रहे हैं। और इसके अगर दोनों सिरे पे देखेंगे तो इधर देखिए एक सर्किल टाइप इधर है, और इधर भी सर्किल की आकृति की है, अर्थात इधर भी वृत्त की आकृति है और इधर भी वृत्त की आकृति है। लेकिन बीच में अगर आप देखेंगे तो क्या है, सिलेंडर है, अर्थात बेलनाकार है, ठीक है। तो अगर इसमें हमको पूछा जाए कि अक्सर बेलन में इसका आयतन पूछा जाता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो दोस्तों बेलन का आयतन होता है πr² h। अब प्रश्न इसमें किस तरह से पूछा जाता है, तो जैसे अगर बेलन है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे दिया और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दिया। तो पूछ लिया कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन बताइए। तो आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो इसी में रख देंगे। तो पाई का मान, यहाँ हम आप लोग को बता दें कि पाई का मान जो होता है वो 180 भी होता है, 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, ठीक है। जो पाई का मान है, पाई की वैल्यू है, 180 भी होता है, 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, ठीक है। देखिए इस बेलन से हम इसको रिलेट करके इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ
पाई का मान देखिए कितना है 22/7 गुणे आर। आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या यही इतना, ठीक है, यही इतना जो त्रिज्या है कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। और एच यहाँ ऊंचाई कितना दिया है 10, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणे, ये देखिए 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग का मतलब है कि इसको हम 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, और गुणे 10। 7 को 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 22×7 154 गुणे 10, अर्थात ये आ जाएगा 1540, ठीक है। और आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा मीटर वॉल्यूम, ठीक, ये आ जाएगा 1540 मीटर। तो दोस्तों बेलन से रिलेटेड अगर जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा, या तो बेलन का आयतन पूछ सकता है या तो उसका वक्र पृष्ठ पूछ सकता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है दिख रहा है, तो वक्र पृष्ठ जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πRh, ठीक है। अब वही मान इसमें भी रख दीजिए, 2 × पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान है 7 और एच का मान है 10, ठीक है। अब 7 से 7 देखिए कट गया, 22 दूना 44 और गुणे 10, अर्थात ये आ गया 440, ठीक है। इस तरह से बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, 2 चीज़ इसमें पूछा जाता है। और इसका फार्मूला जो है यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया कि वक्र पृष्ठ 2πRh होता है और आयतन πr² होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों बेलन आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जल्दी से 2 पॉइंट और समझ लेते हैं। शंकु, अगला पॉइंट क्या है, शंकु है। शंकु, शंकु जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोन, ठीक है, शंकु। तो शंकु आप लोग आइसक्रीम देखे होंगे, टोपी देखे होंगे, बच्चों के जो बर्थडे का जो टोपी होता है वो भी आपका शंक्वाकार होता है। किस आकार का, शंक्वाकार। आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे तो आइसक्रीम भी शंक्वाकार ही होता है, वही शंकु है, ठीक है। और जो टोपी होता है, जोकर वाली जो टोपी होती है वो भी शंक्वाकार ही देखिए होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है शंकु में कितने कोण होते हैं, ठीक है, कितने कोण। तो कोण देखिए आप लोग ऊपर दिख रहा है कितने कोण हैं, तो शंकु में कोण कितने होते हैं, ये आ जाएगा 1, ठीक है। और इसके अगर फलक की बात किया जाए तो शंकु में फलक कितने होते हैं, तो दोस्तों एक नीचे का एक फलक ये हो गया, एक ऊपर से अगर हम देखेंगे तो एक फलक ये टोटल मिला करके 2 फलक हो जाएंगे, ठीक है, ये शंकु का। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो πrl होता है। अब देखिए इसमें 1/3 पाई का मान तो यहाँ जाने नहीं, 22/7 हम रखेंगे, ठीक है। आर क्या है, तो आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और नहीं तो 7 ही मानिए, अगर 7 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई क्या है दोस्तों, यहाँ से ले करके और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ऊंचाई मान के चलिए, अगर हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया πr²h, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 रख करके हम इसका शंकु का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। और वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाएगा, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए देखिए पाई का मान यहाँ से 22/7 रखेंगे, आर यहाँ त्रिज्या 7 है तो 7 रख देंगे। यल क्या है, यल यही है तिरछी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यल है। ये जो इसकी तिर्यक लंबाई होती है, चाहे इसकी तिरछी ऊंचाई कहें, तिर्यक लंबाई कहें, जो भी कहें, यल वही है। यल जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यल की जगह पे इसको रख करके और डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है।
समझ में आया? चलिए दोस्तों, तो दोस्तों सॉलिड अराउंड अस में जो हमारे चारों तरफ की जो ठोस आकृति हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज आपको 4-5 टाइप का जो भी चतुर्भुज है वो हम बता दिए आपको, आप लोग को। फिर उसके बाद चतुर्भुज के बाद आपका हो गया घन, हो गया घनाभ, हो गया बेलन, हो गया शंकु, हो गया। अगर केबीएस पीआरटी का जो क्वेश्चन आता है वो इसी से रिलेटेड आता है। और क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो क्वेश्चन हम एक आध दो क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। ठीक है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? निम्न में से कौन सा ग्राफ इसका निरूपण करता है? इसका निरूपण करता है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग के सामने। ये दिया है, पहला है देखिए इस तरह से, ए है और ये बी है, सी है और एक डी ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला जो दिया है वो इस तरह से दिया है और दूसरा दिया है इस तरह से और सी वाला इस तरह से दिया है और चौथा दिया है इस तरह से। ठीक है, इधर लिखा हुआ है टाइम और इधर लिखा हुआ है पीरियड। ठीक है, ये हो गया टाइम और ये लिखा है पीरियड। ठीक है, उसी तरह से तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हुए हैं, निम्न में से कौन सा ग्राफ इसका निरूपण करता है? तो देखिए ग्राफ ये ऊपर जो जा रहा है ये पीरियड, ठीक है, इस आवर्त को दर्शा रहा है और इधर जो जा रहा है टाइम को दर्शा रहा है। ठीक है, तो दाम बढ़ना शुरू हुआ है। बढ़ना शुरू हुआ का मतलब है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन इसमें देखिए पहले तो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है लेकिन फिर बाद में क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। ठीक है, दाम गिर जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए नीचे से बढ़ रहा है, इधर उल्टे साइड से बढ़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। आ जाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा टाइम और ये है पीरियड। ठीक है, यहाँ देखिए ये समय के साथ एक ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया, इसका दाम बढ़ना शुरू हो गया, लास्ट में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वही हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से आता है, ग्राफ का क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उन 4 ऑप्शन में जैसे क्वेश्चन कभी इस तरह से भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन आपको दे करके उसमें पूछ ले कि घन, घना, बेलन, शंकु, 4 ऑप्शन दे करके उसमें पूछ ले कि इस आकृति में कितने फलक होते हैं, इस आकृति में कितने कोने होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग से पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और है, देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, एंड करते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन दोस्तों एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल क्या है? एक मिनट, ये है, ये दिया है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई है, ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाई वर्ग का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप बताइए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हम अपने मन से नहीं करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए एक फिगर है, फिगर इस तरह से ड्रा किया गया है, इस तरह से, और यहाँ पे बीच में एक आयत है, बीच में क्या है, यहाँ से लेकर के एक आयत है, ठीक है। यहाँ बीच में एक यहाँ पे देखिए यहाँ तक एक आयत आपका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक एक आयत है, और यही आयत पूछा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रिड में, अर्थात ये पूरा ग्रिड है, ये क्या है, पूरा ग्रिड है, पूछा है ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई, अर्थात ये जो वर्ग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए वर्ग इकाई लिखा है, 4 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का मतलब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात क्षेत्रफल अगर 4 दिया है तो इसका मतलब है कि, और जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो इसका मतलब है एक भुजा 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ वर्ग दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो अगर एक भुजा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो अगर 2 का वर्ग हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4, और यही 4 वर्ग इकाई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालने के लिए क्या कहा है, तो देखिए कहा तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप, ठीक है। आयत क्या है, यहाँ देखिए दोस्तों बीच में एक आयत इसमें डिनोट किया हुआ है, क्या किया है, आयत यहाँ एक डिनोट किया हुआ है। अब आप जानते हैं कि वर्ग, ये जो वर्ग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वर्ग का माप 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 इकाई है, तो 2 इकाई ये हो जाएगा, 2 इकाई ये हो जाएगा, 2 इकाई ये हो जाएगा, अर्थात ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 2 4 2 6, ठीक है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई अगर हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 6 इकाई हो जाएगा, कितना, 6 इकाई। और ऊपर देखें चौड़ाई इसका, तो 2 वर्ग इकाई ये और 2 वर्ग इकाई ये, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, ये चौड़ाई इसका यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 4 इकाई, ठीक है। अब आयत का परिमाप जो निकालना है, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। दोस्तों हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि परिमाप किस तरह से निकालेंगे। तो परिमाप निकालने का ये है कि चारों भुजाओं की जितनी आकृति, जो आकृति दी है उस आकृति के सभी भुजाओं को आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो आ जाए वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, और 4a है, 4a है, तो 4 4 8, ठीक है, 6 6 12 और 4 4 8,
तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 इकाई। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब इसको 2 लंबाई कितना है 6 है और चौड़ाई कितना है 4 है, तो हो जाएगा 2 गुणे 6 4 10, और इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 इकाई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल हम ये हमारा जो ज्योमेट्री का पार्ट था मैथ में, KBS PRT का जो ज्योमेट्री का पार्ट था, ये आज यहीं पे समाप्त हुआ। और कल हम नंबर्स के बारे में उसका जो दूसरा टॉपिक है नंबर्स, उस नंबर्स के बारे में कल हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक हमारे लिए कर दीजिए और सब्सक्राइब अपने लिए कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम डेली कितना वीडियो अपलोड करते हैं, किस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं, वो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ, कल जो हमारी वीडियो आने वाली है दोस्तों, जो नंबर्स पे वीडियो आने वाली है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है। उसका कंटेंट जो है आप लोग का बहुत ही दमदार कंटेंट है। KBS PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उसमें इंक्लूड किया गया है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसको आप लोग देखना मत भूलिएगा, और उसे देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।